अरविंद्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भारतीय संगीत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जरा सोचिए, एक सितार की धुन से मन में उतरती हुई शांति या फिर किसी पुराने मंदिर में गूंजता हुआ एक भक्तिमय भजन। संगीत भारत की आत्मा है और आज हम इसी आत्मा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ 7 सुरों से, मतलब इनके ताने बाने से अनगिनत रागों की खूबसूरत चादर बुनी जाती है। और वो ऐतिहासिक मोड़ भी देखेंगे जहां से भारतीय संगीत की एक धारा से 2 महान नदियां निकली, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। तो चलिए इस सुरीली यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले किसी भी इमारत की नींव की तरह संगीत की बुनियाद को समझना जरूरी है। हाँ, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। और संगीत का आधार है स्वर, स्वरा। जैसे चित्रकारी के लिए 7 मूल रंग होते हैं, है ना? जी। वैसे ही संगीत के साथ शुद्ध स्वर है। ये संगीत की अपनी ABCD हैं, मतलब उसकी वर्णमाला। और ये 7 शुद्ध स्वर हैं। सा मतलब षडज, रे यानी ऋषभ, गा गांधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत और नी निषाद। वाह, यही वो 7 ईंटें हैं जिनसे संगीत के बड़े बड़े महल तैयार होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन स्वरों के बीच में भी कुछ बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म ध्वनियां छिपी होती हैं, जी। जिन्हें श्रुति कहते हैं। हाँ, श्रुति। ये इतनी महीन होती हैं कि एक आम इंसान शायद ध्यान भी ना दे, लेकिन एक सधा हुआ कान इन्हें पहचान लेता है। सही कहा। श्रुति वो सबसे छोटी ध्वनि है जिसे हमारा कान सुन और समझ सकता है। अच्छा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा के लिए भी। हमारी भारतीय संगीत प्रणाली में कुल 22 श्रुतियां मानी गई हैं। 22 श्रुतियां? जी, 22। यही हमारे संगीत को वो गहराई और मीठापन देती हैं जो इसे पश्चिमी संगीत से अलग बनाती हैं। तो हमारे पास स्वर और श्रुति आ गए। अब इन्हें मिलाकर बनता है राग। राग को आप एक मजेदार रेसिपी की तरह समझ सकती हैं। अच्छा, कैसे? जैसे किसी खास व्यंजन को बनाने के लिए सही मात्रा में सही मसाले डालने पड़ते हैं, वैसे ही एक खास मूड या भाव पैदा करने के लिए स्वरों का एक खास संयोजन बनाना पड़ता है। मतलब एक कॉम्बिनेशन। हाँ, एक कॉम्बिनेशन, जिसे हम राग कहते हैं। कोई राग खुशी का एहसास देता है, कोई उदासी का, तो कोई शांति का। जी। और इस रेसिपी का एक नियम भी है। क्या नियम है? राग बनाने के लिए कम से कम 5 अलग-अलग स्वरों का होना जरूरी है। कम से कम 5? हाँ, और स्वरों की संख्या के आधार पर राग के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। अच्छा। पहला है औडव राग। उद्धव राग? हाँ, जिसमें 5 स्वर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। दूसरा है शाडव राग। शाडव राग? हाँ, जिसमें 6 स्वर होते हैं। और तीसरा? और तीसरा है संपूर्ण राग, जिसमें सभी के सभी मतलब 7 स्वरों का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण राग में कलाकार के पास अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए सबसे ज्यादा स्कोप होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और औडव राग में सिर्फ 5 स्वरों से ही पूरा माहौल बनाना एक बड़ी चुनौती है। अब अगर राग संगीत का शरीर है, तो उसे चलाने वाली धड़कन है ताल। ताल यानी रिदम। हाँ, रिदम। ये एक चक्रीय व्यवस्था है। जैसे घड़ी की सुई बार बार घूमकर एक चक्र पूरा करती है, वैसे ही। बिल्कुल। बिना ताल के संगीत बिखरावा लगता है। ताल ही उसे एक अनुशासन में बांधता है। तो ये ताल कितने तरह की होती हैं? देखिए, हर ताल में मात्राओं यानी बीट्स का एक निश्चित चक्र होता है। जैसे तिसर 3 बीट का चक्र है, चतुसरा 4 बीट का और खंडा 5 बीट का चक्र होता है। अच्छा। ये अलग-अलग चक्र संगीत को अलग-अलग गति और एहसास देते हैं। बहुत खूब। तो ये थी संगीत की मूल बातें। अब चलते हैं उस ऐतिहासिक मोड़ पर जहां से भारतीय संगीत 2 धाराओं में बटा। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है कि शुरुआत में उत्तर और दक्षिण भारत के संगीत में कोई खास अंतर था ही नहीं था। ये विभाजन दिल्ली सल्तनत काल में शुरू हुआ। उत्तर भारत में फारसी और मध्य एशियाई संस्कृतियों का प्रभाव बढ़ा और संगीत ने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया। और यहाँ पर परीक्षा के लिहाज से 2 बातें बहुत जरूरी हैं। बताइए। पहला विभाजन का समय, वो था दिल्ली सल्तनत काल। ठीक है। और दूसरा इस नई धारा यानी हिंदुस्तानी संगीत के प्रणेता अमीर खुसरो। जी, अमीर खुसरो को माना जाता है। और एक और बात, हिंदुस्तानी गायकों ने शुरू से ही राग के समय और मनोदशा सिद्धांत का पालन किया। राग का समय सिद्धांत? ये बहुत दिलचस्प है। मैंने सुना है कि कुछ राग सुबह के लिए होते हैं और कुछ शाम के लिए।
जी बिल्कुल। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या ये सिर्फ एक परंपरा है? ये परंपरा और मनोविज्ञान का एक अद्भुत मिश्रण है। हमारे शरीर और मन की अवस्था दिन के अलग अलग पहर में अलग अलग होती है ना। हाँ, होती है। तो सुबह के राग जैसे भैरव मन में एक शांति और गंभीरता का भाव लाते हैं, वहीं शाम के राग जैसे यमन एक सुकून का माहौल बनाते हैं। वाह! चलिए, अब हिंदुस्तानी संगीत के विशाल संसार में और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुपद की। ये हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना और सबसे गंभीर रूप है। परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग की तरह। हाँ, अनुशासित और सम्मानित। इसे गाने में सांस और गले पर मतलब वोकल कॉर्ड्स पर बहुत जोर पड़ता है। बहुत ज्यादा। ध्रुपद गायन एक कहानी की तरह खुलता है। ये आलाप से शुरू होता है। आलाप, जहां शब्द नहीं होते, सिर्फ सुर होते हैं। जी। उसके बाद स्थाई आता है, जो गीत की मुख्य पंक्ति होती है, और फिर अंतरा में कहानी आगे बढ़ती है। इसे लोकप्रिय किसने बनाया? इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को जाता है। और हाँ, अकबर के दरबार में बैजू बावरा और सबसे प्रसिद्ध तानसेन महान ध्रुपद गायक थे। तानसेन। और एक रोचक तथ्य ये है कि तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। अच्छा। अकबर ने ही उनकी गायकी से प्रभावित होकर उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ था ध्रुपद के उस्ताद। तानसेन के बारे में तो कहा जाता है कि जब वो राग दीपक गाते थे तो दिए जल उठते थे और मेघ मल्हार से बारिश होने लगती थी। ये कहानियां भले ही अतिशयोक्ति हों, पर ये इस बात पर जोर देती हैं कि हर राग का एक निश्चित भाव और प्रभाव होता है। निश्चित रूप से। और ध्रुपद के कुछ प्रमुख घराने हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। डागरी घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना और विष्णुपुर घराना। ध्रुपद की इस गंभीरता के बाद एक नई शैली का जन्म हुआ, ख्याल। ख्याल, ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है विचार या कल्पना। तो ये ध्रुपद के मुकाबले ज्यादा आजाद और रोमांटिक है। हाँ, इसमें कलाकार को अपनी कल्पना का उपयोग करने की अधिक स्वतंत्रता होती है। अगर ध्रुपद एक भव्य मंदिर की मूर्तिकला है, तो ख्याल एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इसके भी प्रकार होते हैं। हाँ, इसके दो चरण होते हैं। छोटा ख्याल जो तेज गति में होता है और बड़ा ख्याल जो धीमी गति में होता है। और इसके प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख घराने हैं कैराना घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, जयपुर घराना और आगरा घराना। शास्त्रीय संगीत के अलावा कुछ हल्के फुल्के मतलब अर्धशास्त्रीय रूप भी हैं। जी, जैसे ठुमरी। हाँ, ठुमरी। ये उत्तर भारत के भक्ति संतों द्वारा विकसित की गई। ये प्रेम और भक्ति का एक सुंदर संगम है। ठुमरी के भी दो प्रकार हैं। पूर्वी ठुमरी जो धीमी गति की होती है और पंजाबी ठुमरी जो तेज और चंचल होती है। और इसके लोकप्रिय घराने बनारस और लखनऊ। ठुमरी के बाद आता है धमार। ये खास तौर पर होली के त्योहार से जुड़ा है ना। बिल्कुल। बरसाना मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में गाया जाता है। इसमें गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन होता है। फिर है तराना, जिसमें शब्दों का ज्यादा महत्व नहीं होता। हाँ, उसमें सुरों की तेज गति और लयकारी पर जोर होता है। मनोरंजन के लिए बनाया गया था। हाँ। और एक है टप्पा। हाँ, टप्पा। इसे उत्तर पश्चिम के ऊंट सवारों ने विकसित किया था। इसकी लय बहुत तेज और घुमावदार होती है। बिल्कुल ऊंट की चाल की तरह कह सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे उत्तर भारत में संगीत पर फारसी प्रभाव ने ख्याल जैसी नई शैलियों को जन्म दिया। लेकिन इसी दौरान दक्षिण में संगीत अपनी प्राचीन जड़ों से जुड़ा रहा और एक ज्यादा वैज्ञानिक और भक्ति केंद्रित रूप में विकसित हुआ। जी, जिसे हम आज कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं। कर्नाटक संगीत अपनी संरचना में बहुत ही व्यवस्थित है। हाँ, और इसके विकास की बात करें तो विद्यारण्य का संगीत सार इसका अग्रदूत माना जाता है। लेकिन इसका असली आधार 17वीं शताब्दी में रखा गया। वो कैसे? जब वेंकटमुखी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखा। यह पुस्तक कर्नाटक संगीत का आधार बनी। आपने कहा कि कर्नाटक संगीत ज्यादा वैज्ञानिक है, इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नियम दोनों में है, लेकिन कर्नाटक संगीत में रागों का वर्गीकरण मेलकर्ता रागा प्रणाली के तहत बहुत ही गणितीय है। गणितीय? हाँ, एक पेरेंट रागा सिस्टम की तरह जिसमें 72 मूल राग हैं और उन्हीं से बाकी के सारे राग पैदा होते हैं। जबकि हिंदुस्तानी संगीत में परंपरा और घराने की शैली पर ज्यादा जोर है। समझ गई। तो कर्नाटक संगीत की प्रस्तुति कैसे होती है? इसके मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला है रागम,
ये बिना तैयारी के सुरों को विस्तार देने से शुरू होता है। अच्छा, इम्प्रोवाइजेशन की तरह। जी। दूसरा चरण है तानम, ये एक लयबद्ध हिस्सा है। और तीसरा और मुख्य चरण है पल्लवी। इसमें गीत की मुख्य पंक्ति को एक ताल पर सेट किया जाता है। और इसकी सबसे लोकप्रिय रचना कौन सी है? कर्नाटक संगीत की सबसे लोकप्रिय रचना कृति है। यहाँ भक्ति भाव और साहित्य, मतलब गीत के बोल पर बहुत जोर होता है। कृति के अलावा? कृति के अलावा कीर्तनाएं भी एक रूप है जिसमें संगीत पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। जी, इनके बिना कर्नाटक संगीत अधूरा है। कर्नाटक संगीत के पितामह कहे जाते हैं पुरंदरदास। पुरंदरदास। इसके बाद आती है पुरुष त्रिमूर्ति। कौन कौन है इसमें? इसमें शामिल हैं त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षितार। और महिला त्रिमूर्ति भी है? हाँ, महिला त्रिमूर्ति में शामिल हैं डी.के. पट्टावल, एम.एल. वसंत कुमारी और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। बेहतरीन। तो हमने हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों ही संगीत परंपराओं को समझा। जी। अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का। बिल्कुल हो जाए। मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा। तैयार हूं। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना और सबसे अनुशासित रूप। ध्रुपद। राजा मानसिंह तोमर और तानसेन इसके प्रमुख गायक थे। कल्पना या विचार पर आधारित रोमांटिक गायन शैली। ख्याल। इसे अमीर खुसरो द्वारा शुरू किया गया था। भक्ति और प्रेम का संगम, जिसे भक्ति संतों ने विकसित किया। ठुमरी। इसकी दो शैलियां हैं, पूर्वी जो धीमी है और पंजाबी जो तेज है। कर्नाटक संगीत का आधार ग्रंथ कौन सा है और किसने लिखा? वेंकटमुखी की चतुर्दंडी प्रकाशिका। इसमें 72 मेल करता रागों का वर्णन है। कर्नाटक संगीत की पुरुष त्रिमूर्ति कौन है? त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षितार। और कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति? डी.के. पट्टावल, एम.एल. वसंत कुमारी और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। बहुत खूब। भारतीय संगीत एक विशाल महासागर है। बिल्कुल। ये एक ऐसी भाषा है जो सीधे आत्मा से बात करती है। इस पर विचार कीजिएगा कि आज के दौर में जब संगीत के इतने नए रूप आ गए हैं, क्या हम अपनी इस शास्त्रीय विरासत से दूर जा रहे हैं या इसे सहेजने के नए तरीके खोज रहे हैं? इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भारत की क्षेत्रीय संगीत शैलियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते। देखिए, जब हम संगीत की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारा ध्यान या तो शास्त्रीय संगीत पर जाता है या फिर फिल्मी गानों पर। बिल्कुल। लेकिन भारत की असली आत्मा, उसकी असली आवाज, वो तो उसके लोक संगीत में बसती है। हाँ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हाँ, सोचिए, राजस्थान के खेतों में काम करते किसान जब पंखिड़ा गाते हैं या फिर ब्रज की गलियों में जब कृष्ण की लीलाओं से जुड़े रसिया गीत गूंजते हैं। सही बात है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो वहाँ के जनजीवन का, वहाँ की मिट्टी का आईना है। बिल्कुल। हर संगीत अपने क्षेत्र की कहानी कहता है। तो आज हम इसी संगीतमय यात्रा पर निकलते हैं। चलिए, तो उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश, खासकर ब्रज की भूमि, वहाँ रसिया गीत की एक बहुत पुरानी परंपरा है। जी, रसिया गीत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं से जुड़ा है। और ये सिर्फ त्योहारों पर ही नहीं गाया जाता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वहाँ के लोगों के रोजमर्रा के जीवन का, उनके दैनिक कार्यों का एक हिस्सा है। अच्छा, अब यहीं से थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं। राजस्थान। राजस्थान, यहाँ का संगीत तो मतलब सीधे जमीन से जुड़ा है। बिल्कुल, जैसे पंखिड़ा। मुझे लगता है कि जब किसान खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं तो ये गीत उनकी थकान मिटा देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। पंखिड़ा का शाब्दिक अर्थ ही है प्रेमी, और इसे किसान ही गाते हैं। अच्छा। हाँ, और जो वाद्य यंत्र हैं वो भी बड़े सरल हैं, अलगोजा और मंजीरा। और राजस्थान में ही एक और परंपरा है, वो जो पानी भरने से जुड़ी है। लोटिया। हाँ, लोटिया। ये चैत्र के महीने में गाया जाता है, जब महिलाएं लोटा और कलश लेकर तालाब या कुएं से पानी भरने जाती हैं, तो उस समय ये गीत गाए जाते हैं। मतलब जल को भी सम्मान देने के लिए एक संगीत है। क्या बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़। यहाँ की पंडवानी तो अपने आप में एक अनोखी चीज है। पंडवानी, हाँ, ये एक तरह से कहानी सुनाने की कला है संगीत के माध्यम से। मतलब ये एक गाथा गीत हुआ, एक बैलेड। बिल्कुल। इसका स्रोत है महाभारत की कथाएं। एक मुख्य गायक होता है जो बैठकर ही पूरी कहानी सुनाता है, और वो खुद ही सारे पात्रों की भूमिका भी निभाता है ना? जी हाँ, प्रतीकात्मक हाव भाव के साथ। वो भीम भी है और द्रौपदी भी।
अब अगर पंडवानी महाभारत की कहानी है तो बुंदेलखंड का आल्हा वीरों की कहानियां हैं। हाँ, दो महान योद्धाओं की कहानी, आल्हा और ऊदल। ये महोबा के राजा परमाल के लिए लड़े थे, सही कहा मैंने? हाँ, एकदम सही। ये उनकी वीरता के किस्से हैं जो आज भी इस संगीत के जरिए जिंदा हैं। और कुमाऊं में शकुनाखर का क्या महत्व है? देखिए, शकुनाखर मतलब शगुन के गीत। ये शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं। जैसे घर में कोई बच्चा आने वाला हो या बच्चे का जन्म हुआ हो। जी, गोद भराई, छठी, बच्चे का जन्म, इन सब मौकों पर। और इसकी एक खास बात है, क्या? ये गीत सिर्फ महिलाएं गाती हैं और बिना किसी वाद्य यंत्र के। अच्छा, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। जी। चलिए, अब कुछ ऐसे गीतों की बात करते हैं जो सीधे सीधे त्योहारों या समारोहों से जुड़े हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में होली। होली के लिए तो होरी है, जिसमें राधा कृष्ण की छेड़छाड़ और रंगों का उल्लास होता है। और बेटे के जन्म पर? बेटे के जन्म पर सोहर गाने की एक बहुत मजबूत परंपरा है, खासकर उत्तर भारत में। अब थोड़ा पहाड़ों की ओर चलते हैं। कश्मीर की वादियां। कश्मीर का सबसे लोकप्रिय लोक संगीत है छकरी। छकरी, ये अकेला गाया जाता है या समूह में? नहीं, ये एक समूह गीत है। इसकी आत्मा ही सामूहिकता में है। और हिमाचल प्रदेश का लामन? वो मैंने सुना है, वो तो और भी दिलचस्प है। हाँ, वो बहुत ही अनोखा है। आप कल्पना कीजिए, कुल्लू घाटी में एक पहाड़ी से लड़कियों का समूह गीत शुरू करता है और दूसरी पहाड़ी से लड़कों का समूह उसका जवाब देता है। बिल्कुल, एक तरह से सवाल जवाब की शैली है ये, संगीत के माध्यम से संवाद। अब आते हैं बारिश के मौसम पर। उत्तर प्रदेश में जब सावन आता है तो कजरी की धुनें गूंजती हैं। हाँ, महिलाएं एक अर्ध गोलाकार बनाकर अक्सर झूला झूलते हुए से गाती हैं। जी, और ये भाद्र महीने के दूसरे पक्ष के तीसरे दिन खास तौर पर गाया जाता है। अच्छा, पंजाब का टप्पा भी तो बहुत मशहूर है। हाँ, टप्पा, ये असल में एक सेमी क्लासिकल फॉर्म है। सेमी क्लासिकल, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये ऊंट चलाने वालों के लोकगीतों से प्रेरित है। अरे वाह, ये तो बहुत ही रोचक बात है। जी, इसीलिए इसकी धुनें बहुत लयबद्ध और मतलब चंचल होती हैं, और इसकी भाषा पंजाबी और पश्तो है। अब आते हैं महाराष्ट्र। पोवाड़ा, इसके नाम में ही एक वीरता का भाव है। बिल्कुल, पोवाड़ा शब्द का अर्थ ही है शानदार शब्दों में एक कहानी का वर्णन। तो इसमें किसी नायक या किसी घटना की प्रशंसा की जाती है। हाँ, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथाएं। और राजस्थान में तीज का त्योहार। तीज का त्योहार महिलाएं बहुत उत्साह से मनाती हैं और इस दौरान खास गीत गाए जाते हैं। ये श्रावण महीने की अमावस्या के बाद तीसरे दिन होता है। चलिए अब भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों का भी दौरा कर लेते हैं। जरूर। आंध्र प्रदेश की बुरक कथा से शुरू करते हैं। ये काफी नाटकीय लगती है। हाँ, ये एक ड्रामेटिक बैलेड है। इसमें मुख्य गायक एक खास तरह का बोतल के आकार का तंबूरा बजाता है। और कलाकार मेकअप और वेशभूषा भी पहनते हैं। जी बिल्कुल, एक पूरा नाट्य प्रदर्शन होता है ये। जम्मू क्षेत्र में फसल कटाई के समय कोई खास गीत है? हाँ, जम्मू में भाखा गाया जाता है। गांव के लोग मिलकर हारमोनियम के साथ इसे गाते हैं। केरल में एक भूता गीत है जो अंधविश्वासों से जुड़ा है। जी, ये बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए एक अनुष्ठान है। इसमें बहुत जोरदार नृत्य भी होता है। ओडिशा की 10 कठिया का नाम बड़ा अनोखा है। इसका नाम एक वाद्यंत्र से आया है, जिसे काठी या रामताली कहते हैं। ये लकड़ी के खड़ताल जैसा होता है। अच्छा, अब थोड़ा पूर्वोत्तर की ओर चलते। असम के बिहू गीत। बिहू गीत तो असम के नए साल का प्रतीक हैं। ये एक तरह से आशीर्वाद के रूप में गाए जाते हैं। और बिहू नृत्य का संबंध किसी प्राचीन पंथ से भी है? हाँ, एक प्राचीन उर्वरता पंथ से, मतलब एंशिएंट फर्टिलिटी कल्ट से। अच्छी फसल के लिए एक तरह की प्रार्थना। मणिपुर में राजा के राज्याभिषेक के समय। उस समय सना लामोक गाया जाता है। ठीक है, अब तमिलनाडु चलते हैं। विल्लू पट्टू, इसके नाम में धनुष है। जी, विल्लू पट्टू का मतलब ही है धनुष गीत। ये ज्यादातर धार्मिक विषयों पर आधारित होता है। और इसका केंद्रीय विचार? अच्छाई की बुराई पर विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुड ओवर इविल। तमिलनाडु में ही अम्मनाई वरी भी है। हाँ, इसमें चोल राजाओं की प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं और इसे गाते समय महिलाएं एक लकड़ी की गेंद से खेलती हैं। ये तो हुई लोक संगीत की बात, जो सीधे लोगों के जीवन से जुड़ा है। जी। लेकिन यहीं से दो बड़ी धाराएं भी निकली। जी, जिन्हें हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत की उत्पत्ति के बारे में क्या कहेंगे? इसकी जड़ें दिल्ली सल्तनत के समय तक जाती हैं। अमीर खुसरो का नाम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 1253 से 1325 ईस्वी के बीच। और इसकी प्रकृति कैसी है? इसमें कीर्तन, भजन, राग ये सब आते हैं
और वाद्य यंत्र हैं सितार, सरोद, संतूर, तबला। ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में फैला। और दक्षिण में कर्नाटक संगीत? कर्नाटक संगीत को समृद्ध करने का श्रेय 3 संगीतकारों की त्रिमूर्ति को जाता है, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री। ये लगभग 1700 से 1850 के बीच की बात है। और इसकी शैली? इसके मुख्य रचना को कृति कहते हैं और ये भक्तिमय होती है। इसमें बांसुरी, वीणा, नादस्वरम और मृदंगम जैसे वाद्ययंत्र प्रमुख हैं। बहुत खूब। तो चलिए इस पूरी संगीतमय यात्रा का एक त्वरित पुनरीक्षण हो जाए। जरूर। मैं शैली का नाम बोलूंगा, आप मुख्य बिंदु बताइएगा। ठीक है। रसिया गीत? उत्तर प्रदेश भगवान कृष्ण। पंखीड़ा? राजस्थान किसान अलगोजा। पंडवानी? छत्तीसगढ़ महाभारत की कथाएं। अच्छा, एक रह गया था, मांडो। गोवा पुर्तगाली प्रभाव। छकरी? कश्मीर समूह गीत। पोवाड़ा? महाराष्ट्र कहानी का गौरवशाली वर्णन। बुरुक कथा? आंध्र प्रदेश तंबूरा। बिहू गीत? असम नया साल। विल्लू पाट्टू? तमिलनाडु धनुष गीत। और अब शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत। अमीर खुसरो उत्तर भारत। कर्नाटक संगीत? त्यागराज, दीक्षितार, शास्त्री दक्षिण भारत। बहुत बढ़िया। आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि भारत का संगीत सिर्फ कला नहीं, बल्कि यहाँ जीने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये एक ऐसी भाषा है जो भूगोल और बोलियों की सीमाओं से परे सीधे दिल से जुड़ती है। लेकिन एक सवाल जरूर सोचने वाला है कि आज के इस डिजिटल युग में, जहां हर तरह का संगीत बस एक क्लिक दूर है, इन क्षेत्रीय संगीत शैलियों का भविष्य क्या है? क्या ये सिर्फ संग्रहालयों की वस्तु बनकर रह जाएंगी या नई पीढ़ी ने एक नया जीवन देगी? ये सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ता हूँ। इस टॉपिक से इतना ही, धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भारत के शास्त्रीय नृत्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। जरा सोचिए, मंच पर घुंघरुओं की वो खनक, कलाकारों की वो चटक रंग और चेहरे पर वो भाव जो बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। बिल्कुल। यही तो जादू है भारत के शास्त्रीय नृत्य का। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। कहते हैं शिव के तांडव से ये कला जन्मी, और इसके सबूत हमें भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों में भी मिलते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे पास इसके ठोस पुरातात्विक प्रमाण भी हैं। अच्छा जी। हड़प्पा सभ्यता की वो कांस्य की मूर्ति नृत्य करती लड़की, वो करीब 4500 साल पुरानी है। ये दिखाता है कि नृत्य हमारी सभ्यता में कितना पुराना है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, इसका पहला विधिवत उल्लेख हमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ही मिलता है। तो चलिए इसी आधार को, नाट्यशास्त्र को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जी। नाट्यशास्त्र हमें नृत्य के 2 मूल पहलू बताता है, लास्य और तांडव। जी। इसको ऐसे समझिए, लास्य है जैसे नदी का शांत प्रवाह, जिसमें कोमलता है, भाव है, रस है और अभिनय भी। हाँ, ये नृत्य का स्त्री पक्ष, फेमिनिन एस्पेक्ट माना जाता है। हाँ, जो देवी पार्वती से जुड़ा है। बिल्कुल। और तांडव इसका पुरुष पक्ष है, मैस्कुलिन एस्पेक्ट, जो भगवान शिव से जुड़ा है। इसमें लय मतलब रिदम और गति पर ज्यादा जोर होता है। तो एक तरफ कोमलता है और दूसरी तरफ ऊर्जा और गति। एकदम सही। अब सवाल ये उठता है कि एक नृत्य बनता कैसे है? मतलब जैसे एक इमारत को ईंट सीमेंट चाहिए, वैसे ही नृत्य के भी कुछ मुख्य तत्व होंगे। हाँ बिल्कुल हैं। और इसका जिक्र हमें नंदीकेश्वर के अभिनय दर्पण में मिलता है। इसके अनुसार नृत्य के 3 मुख्य तत्व हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है नृत्य, नृत्य। ये है प्योर डांस स्टेप्स, मतलब सिर्फ शारीरिक गति जिसमें कोई भाव या कहानी नहीं होती। ठीक है, सिर्फ मूवमेंट। दूसरा है नाट्य, नृत्य। ये है ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब जब कलाकार नृत्य से कोई कहानी कहता है, जैसे रामायण का कोई सीन दिखाना। बिल्कुल। और तीसरा है नृत्य, नृत्य। इसमें नृत्य और नाट्य दोनों मिल जाते हैं, मतलब डांस स्टेप्स के साथ साथ भावनाओं को, इमोशंस को चेहरे से व्यक्त किया जाता है। और ये भावनाएं ही तो है प्रसिद्ध नवरस। जी, वही नवरस। श्रृंगार यानी प्रेम, वीर यानी वीरता, करुणा, रौद्र, भावनाओं का एक पूरा इंद्रधनुष है जिसे कलाकार मंच पर उतार देता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसने छऊ सहित कुल 9 नृत्य रूपों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। तो चलिए अब भारत के अलग अलग कोनों में चलते हैं और इन अद्भुत शास्त्रीय नृत्यों से मिलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने नृत्य से,
तमिलनाडु का भरतनाट्यम। इसे अग्नि नृत्य या फायर डांस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो मुद्राएं हैं ना, वो आग की लपटों जैसी लगती हैं। और इसका नाम भी बहुत दिलचस्प है। भ से भाव, र से राग, ट से ताल और नाट्यम मतलब नृत्य। वाह। इसका पुराना नाम सादिर या दासियट्टम था। इसे मंदिरों में देवदासियां करती थीं, लेकिन फिर ब्रिटिश काल में इसे गलत नजर से देखा जाने लगा। हाँ, ये कला तो लगभग खत्म ही हो गई थी। जी। तब स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर जैसे लोगों ने इसे पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, इसकी जो प्रस्तुति होती है जी उसका भी एक खास क्रम होता है। हाँ बिल्कुल, ये एक पूरी पूजा की तरह है। अलारिप्पू से शुरू होती है, जो एक तरह से ईश्वर को नमन है। फिर बीच में वर्णम आता है, जो सबसे मुश्किल हिस्सा है, और अंत होता है थिल्लाना से। मतलब एक पूरा फ्लो है। जी। और इसकी एक और खास बात है, एकाहार्य लास्यम शैली, जिसमें एक ही नर्तक कई भूमिकाएं निभाता है। और एक प्रसिद्ध हस्त मुद्रा है कटक मुख हस्त, जो ओम का प्रतीक है। बहुत खूब। अब तमिलनाडु से चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहाँ का नृत्य है कुचिपुड़ी। हाँ, कुचिपुड़ी। इसका नाम कुस्सेलावापुरी या कुचेलपुरम गांव के नाम पे पड़ा। जी। और इसे 17वीं शताब्दी में संत सिद्धेंद्र योगी ने एक व्यवस्थित रूप दिया था। इसे विजयनगर और गोलकोंडा के शासकों का संरक्षण भी मिला। इसकी सबसे अनोखी चीज जो मुझे लगती है वो है तरंगम। तरंगम तो है ही लाजवाब। मतलब एक नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर नाच रहा है और कभी-कभी तो सिर पर पानी का बर्तन रखकर। सोचे कितना संतुलन चाहिए। बिल्कुल। और इसमें मंडूक शब्दम यानी मेंढक की कहानी और जल चित्र नृत्यम भी बहुत खास हैं। जल चित्र नृत्यम वो क्या है? इसमें नर्तक अपने पैर के अंगूठों से जमीन पर चित्र बनाता है। कमाल है। अब चलते हैं केरल, कथकली, जिसके नाम का ही मतलब है कथा नाटक। इसे पूर्व की गाथा भी कहते हैं ना? जी, अब बैरड ऑफ द ईस्ट। इसकी जान है इसका मेकअप और चेहरे के भाव। हाँ, वो मेकअप तो बहुत ही विस्तृत होता है और रंगों का भी कोई मतलब होता है। बिल्कुल। हर रंग एक चरित्र को दिखाता है। जैसे हरा रंग वो कुलीनता और सदाचार का प्रतीक है। अच्छा। वो उच्च चेतना और दिव्यता को दर्शाती है, जैसे हनुमान। वाह। और ये परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा ही किया जाता था। इसकी भाषा मणि प्रवलम है, जो मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। और इसके पुनरुद्धार का श्रेय वीएन मेनन को जाता है। केरल से एक और बहुत सुंदर नृत्य है, मोहिनीअट्टम। जी, मोहिनी का नृत्य। हाँ, भगवान विष्णु के उस अवतार की कहानी जिसमें उन्होंने असुरों को मोहित किया था। मुझे लगता है इसमें भरतनाट्यम की कोमलता और कथकली का ओज दोनों का संगम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी पहचान है वो सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद या ऑफ वाइट साड़ी। और इसमें कथकली जैसा भारी मेकअप नहीं होता। लास्ट से पक्ष पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और इसके पुनरुद्धार से भी वीएन मेनन का नाम जोड़ा है। हाँ, वीएन मेनन और कल्याणी अम्मा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ से है कथक। कथा यानी कहानी। जी। इसकी पहचान है इसकी तीव्र पद गति, मतलब फुटवर्क, और चक्कर, पिरुएट्स। जैसे लड्डू घूमता है ठीक वैसे। हाँ, वो चक्कर तो कमाल के होते हैं। और कथक में घरानों की परंपरा बहुत मजबूत है। अच्छा, घराने? जी, 4 प्रमुख घराने हैं। लखनऊ घराना, जिसे नवाब वाजिद अली खां का संरक्षण मिला। यहाँ भाव और अनुग्रह पर जोर है। ठीक है। फिर जयपुर घराना, जिसके प्रवर्तक भानु जी थे। यहाँ लय और गति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और बाकी दो? रायगढ़ घराना, जिसे राजा चक्रधर सिंह ने संरक्षण दिया, और बनारस घराना, जिसके प्रवर्तक जानकी प्रसाद थे। और इसके पुनरुद्धार में लेडी लीला सोखी का नाम आता है ना? जी, 20वीं सदी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत, असम, जहाँ का नृत्य है सत्रिया। सत्रिया? इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। बिल्कुल। यह नृत्य असम के मठों से जुड़ा है, जिन्हें सत्र कहते हैं। इसीलिए इसका नाम सत्रिया पड़ा। इसका मुख्य केंद्र भक्ति भाव है। इसमें कौन से वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं? इसमें खोल, जो एक तरह का ढोल है, मंजीरा और बांसुरी का उपयोग होता है। इसके आधुनिक रूपों में गायन भयानक नाच और खरमनार नाच शामिल हैं। बहुत ही सुंदर। तो चलिए अब 1 मिनट में सब दोहराते हैं। मैं नृत्य का नाम लूंगा, आप उसकी सबसे खास पहचान बताइएगा। ठीक है। भरतनाट्यम। सबसे पुराना तमिलनाडु अग्नि नृत्य। कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश तरंगम यानी पीतल की थाली पर नृत्य। कथकली। केरल विस्तृत मेकअप और चेहरे के भाव। मोहिनीअट्टम। केरल मोहिनी का नृत्य, लास्य प्रधान। कथक। उत्तर प्रदेश चक्कर और पदगति और घराने।
और सत्रिया? असम, संत शंकरदेव और वैष्णव मठ यानी सत्र। इस टॉपिक से इतना ही, धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भारत के लोक नृत्य फोक डांसेस ऑफ इंडिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते। देखिए, भारत की सांस्कृतिक विविधता की जब हम बात करते हैं तो हर राज्य की मिट्टी की अपनी एक अलग खुशबू है, अपनी कहानी है और उसे कहने का, उसे व्यक्त करने का अपना एक अनोखा नृत्य भी है। बिल्कुल। तो आज हम कुछ ऐसे ही अद्भुत और ऊर्जा से भरपूर नृत्यों की दुनिया में चलेंगे। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये पीढ़ियों की कहानियां सुनाते हैं। सही कहा, ये एक तरह से जिंदा इतिहास है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। और यहाँ एक नाम जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है छऊ। इसका नाम सुनकर ही एक शौर्य और रहस्य की भावना आती है। कहते हैं कि इसका नाम छाया यानी परछाई से आया है। हाँ, और एक बहुत ही जोरदार विग्रफ मार्शल मूवमेंट पर आधारित नृत्य है। इसमें पौराणिक कहानियों को दिखाया जाता है। बिल्कुल, जैसे पुराने जमाने की कोई एक्शन फिल्म मंच पर लाइव हो रही हो। एकदम। और यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी है। बताइए। सबसे पहली पहचान तो ये है कि यह यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है उसमें शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े। और इसके उदाहरणों में सर्प नृत्य और मयूर नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है इसकी 3 मुख्य शैलियां। अच्छा, 3 अलग-अलग स्टाइल्स। जी। पहला है झारखंड का सरायकेला छऊ। इसमें मुखौटे यानी मास्क का प्रयोग होता है। ठीक है। दूसरा है ओडिशा का मयूरभंज छऊ। इसकी खासियत यह है कि इसमें मुखौटे का प्रयोग नहीं होता। ओह, अच्छा, तो ये चेहरे के भाव से ही होता होगा। बिल्कुल। और तीसरा है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ। इसमें भी मुखौटे का इस्तेमाल होता है। कमाल है। अच्छा, अब ओडिशा की बात हुई है तो वहाँ का एक और नृत्य है दलखाई। ये दशहरा के समय होता है ना? हाँ, दलखाई एक बहुत जीवंत नृत्य है। और ओडिशा का ही एक और मार्शल लोक नृत्य है पाइका। पाइका? हाँ। पाइका शब्द का अर्थ ही है युद्ध का प्रतीक। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा और पूर्व की ओर असम चलते हैं। बिहू की बात करते हैं। बिहू तो असम की आत्मा है। बिल्कुल है। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर एक समूह में करते हैं। ये फसल और खुशी का जश्न है। और मणिपुर का थांगता, वो भी एक मार्शल डांस है, पर काफी अलग है। हाँ, थांगता बहुत विशेष है। यहाँ थांग का मतलब है तलवार और ता का मतलब है भाला। तलवार और भाला। जी। और मिजोरम का ये चेराव नृत्य, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। अरे हाँ, वो बैम्बू डांस। बिल्कुल। जिसे बांस की डंडियों का उपयोग करके किया जाता है। बहुत सुंदर। अब चलिए पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। रेगिस्तान की तरफ, राजस्थान। यहाँ का कालबिलिया नृत्य, इसे देखकर तो लगता है जैसे कोई नागिन बीन की धुन पर लहरा रही हो। डांसरों की पोशाक, उनके घूमने का अंदाज, सब कुछ सांपों जैसा होता है। और उसकी वजह है ये राजस्थान का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो कि सपेरों का समुदाय है। एकदम। और इसीलिए बीन इनका सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। राजस्थान का एक और मशहूर नृत्य है घूमर। जैसे लट्टू गोल गोल घूमता है, वैसी इसमें महिलाएं लहंगा पहने गोल गोल घूमती हैं। बहुत ही शाही और मनमोहक नृत्य है ये। और इसे मुख्य रूप से भील जनजाति, भील ट्राइब की महिलाएं करती हैं। ये इसका मूल है। अच्छा, चलिए अब गुजरात की बात करते हैं। नवरात्रि का नाम आते ही गरबा और डांडिया रास की धूम याद आ जाती है। गरबा में सब एक घेरे में ताली बजाते हुए नाचते हैं और डांडिया में तो वो रंग बिरंगी डंडियों की खनक गूंजती है। बिल्कुल सही। गरबा नवरात्रि के दौरान होता है और डांडिया रास में पॉलिश की हुई डंडियों, पॉलिश्ड स्टिक्स का उपयोग होता है। अब थोड़ा और नीचे चलें तो गोवा का तरंग मेल, ये तो बहुत ही रंगीन होता है, जैसे इंद्रधनुष के सारे रंग एक साथ मंच पर आ गए हों। हाँ, ये दशहरा और होली के दौरान इंद्रधनुषी वेशभूषा रेनबो लाइक कॉस्ट्यूम्स के साथ किया जाता है। क्या बात है। अब आते हैं मध्य भारत, मध्य प्रदेश में। यहाँ जवारा और मटकी नृत्य हैं। इनमें संतुलन का कमाल देखने को मिलता है। सही है। सिर पर ज्वार की टोकरी या मटकियों का ढेर रख के नाचना, ये कोई आसान काम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। जवारा जो है वो बुंदेलखंड का फसल कटाई का नृत्य, हार्वेस्ट डांस है। अच्छा। और मटकी मालवा क्षेत्र में शादी विवाह जैसे अवसरों पर महिलाएं करती हैं। बहुत खूब। चलिए अब उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं। पंजाब का नाम आते ही भांगड़ा की ऊर्जा महसूस होने लगती है। ढोल की थाप। हाँ, ये पुरुषों का जोरदार नृत्य है और जहां भांगड़ा है
वहाँ गिद्दा भी है, महिलाओं का उतना ही ऊर्जावान नृत्य। गिद्दा को भांगड़ा का महिला प्रतिरूप, फीमेल काउंटर पार्ट माना जाता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो रासलीला और दादरा की अपनी ही एक मिठास है। रासलीला में तो राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को दर्शाया जाता है। बिल्कुल। और दादरा जो है वो लखनऊ के दरबारों में बेहद लोकप्रिय था। अच्छा, और हिमाचल प्रदेश का छरबा दशहरा के दौरान किया जाता है। अब थोड़ा और ऊपर, जम्मू और कश्मीर का दुम्हाल, ये भी बहुत अनोखा है। इसे देखकर एक आध्यात्मिक अनुभव सा होता है। यह वट्टल जाति, वट्टल ट्राइब के पुरुषों द्वारा रंगीन वेशभूषा और एक शंक्वाकार टोपी, कोनिकल हैट पहनकर किया जाता है। चलिए, अब देश के दक्षिणी हिस्से की यात्रा करते हैं। केरल का केकोटिकली, ये एक मंदिर नृत्य है ना? जी, और केरल का ही एक और नृत्य है पडाइनी, जो एक मार्शल नृत्य है। पडाइनी। केकोटिकली ओणम के अवसर पर पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। और पडाइनी का शाब्दिक अर्थ है पैदल सेना की पंक्तियां। अच्छा, पैदल सेना की पंक्तियां। केरल और लक्षद्वीप का कोलकाली पारिचाकली, ये भी एक मार्शल नृत्य ही है जहां तक मुझे पता है। हाँ, इसमें डंडे और ढाल का इस्तेमाल होता है। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ कोल का मतलब है छड़ी यानी स्टिक, और पारिचा का मतलब है ढाल यानी शील्ड। समझ गया। अब कर्नाटक की ओर चलते हैं। वहां का पत्ता कुनी था, ये एक धार्मिक नृत्य है। इसमें लंबे लंबे बांस के खंभों को रंगीन रिबन से सजाकर नृत्य किया जाता है। हाँ, ये मैसूर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। और एक और नृत्य है मयिलट्टम। इसमें तो कलाकार खुद मोर बन जाते हैं। हाँ, ये केरल और तमिलनाडु में होता है, जहाँ युवा लड़कियां मोर के रूप में तैयार होती हैं। अच्छा, उनके सिर पर रंगीन टोपी, चोंच और पंख भी होते हैं। कमाल है। अच्छा, आंध्र प्रदेश का बुर्रा कथा, ये पुराणों की कहानियों को सुनाने का एक नाटकीय तरीका है ना? हाँ, एक तरह का नृत्य नाटिका है। और वहीं का बुट्टा बोम्मालू, जिसका अर्थ है टोकरी के खिलौने। टोकरी के खिलौने। जी, इसमें नर्तक अलग अलग पात्रों के मुखौटे पहनते हैं। बहुत दिलचस्प। तो अब एक छोटा सा त्वरित रिवीजन हो जाए। जरूर। चलिए, छऊ, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और यूनेस्को सूची। कालबेलिया। राजस्थान, कालबेलिया समुदाय, सर्प जैसा नृत्य। गरबा। गुजरात, नवरात्रि। भांगड़ा। पंजाब, पुरुषों का लोक नृत्य। थांगता। मणिपुर, मार्शल नृत्य, तलवार और भाला। चिराओ। मिजोरम, बांस नृत्य, बैम्बू डांस। घूमर। राजस्थान, भील जनजाति। और मयिलट्टम। केरल और तमिलनाडु, मोर नृत्य। शानदार। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भारतीय चित्रकला, इंडियन पेंटिंग्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। जरा सोचिए, हजारों साल पहले का वो दौर, जब भाषा भी शायद उतनी विकसित नहीं हुई थी। हाँ, तब हमारे पूर्वज गुफाओं की दीवारों पर अपने जीवन की कहानियां बना रहे थे। रंगों से। हाँ, सिर्फ कुछ रंगों से। तो आज हम उसी कला के अद्भुत सफर पर चलेंगे, आदि मानव के पहले चित्र से लेकर मंदिरों की विशाल दीवारों तक। बिल्कुल, और हम इस चर्चा को बिल्कुल क्रम से, मतलब क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ाएंगे। प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे। अच्छा। और फिर भित्ति चित्रों, म्यूरल पेंटिंग्स तक आएंगे। और कोशिश यही रहेगी कि हर जरूरी फैक्ट को हाईलाइट किया जाए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में चित्रकला ये सिर्फ एक कला नहीं थी, ये तो एक पूरा शास्त्र था। एक विज्ञान था, सही कहा आपने। इसके अपने नियम थे, अपने सिद्धांत थे, जिनका जिक्र हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। और मुख्य स्रोत, मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं? देखिए, मुख्य रूप से 3 नाम आते हैं। एक तो वात्सायन का कामसूत्र, फिर विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, और इन सब में सबसे जरूरी है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसमें चित्रकला के सिद्धांतों का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। अच्छा, और इसी में शायद वो षडांग का जिक्र आता है? बिल्कुल। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं, जिन्हें षडांग कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई बढ़िया खाना बनाने की कोई सीक्रेट रेसिपी हो। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। और ये षडांग उस रेसिपी के वो 6 मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं। एकदम सटीक। तो चलिए इन 6 अंगों को एक एक करके समझते हैं। जी। पहला है रूप भेद। इसका मतलब है आकृतियों में विविधता, वैरायटी ऑफ फॉर्म। ओके। दूसरा है प्रमाण, यानी सही माप और अनुपात, प्रोपोर्शन। ये तो बहुत जरूरी होगा। बहुत ज्यादा।
तीसरा है भाव, मतलब चित्रों में भावनाओं को, एक्सप्रेशंस को दिखाना। और यही तो कला की जान है। चित्र को देख के खुशी हो, दुख हो, शांति महसूस हो, तभी तो वो कला सफल है। सही बात है। भाव के बाद आता है लावणीय योजनम, मतलब सौंदर्य और एक तरह से एस्थेटिक कॉम्पोजिशन। फिर है सादृश्यम, यानी विषय के साथ समानता, रिजेम्बलेंस। और आखिरी और छठा और अंतिम है वर्णिका भंग, मतलब रंगों और ब्रश का सही उपयोग। तो ये सिर्फ कलाकारी नहीं थी, एक पूरा अनुशासन था। क्या बात है। मतलब एक अच्छा कलाकार बनने के लिए सिर्फ हुनर ही नहीं, इन नियमों का ज्ञान भी बहुत जरूरी था। जी हाँ। चलिए, अब सिद्धांतों से निकलकर असल कला को देखते हैं। एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं हजारों साल पीछे। उस दौर में जब कैनवास नहीं था, बस गुफा की दीवारें थी। हाँ, और इन शुरुआती कलाकृतियों को पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं, है ना? जी, पेट्रोग्लिफ्स। और भारत में इसके सबसे शुरुआती और शानदार प्रमाण मिलते हैं मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में। भीमबेटका, ये तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बिल्कुल। और यहाँ पुरापाषाण से लेकर मध्यपाषाण काल तक के चित्र मिलते हैं। तो मध्यपाषाण काल तक आते आते मतलब मेसोलिथिक पीरियड तक चित्रों में क्या बदलाव आया? देखिए, चित्र थोड़े छोटे हो गए, लेकिन उनमें कहानियां बड़ी हो गईं। अच्छा। जैसे जैसे सामूहिक शिकार, ग्रुप हंटिंग, जानवरों के झुंड, एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते हुए लोग। अरे वाह, तो ये उस जमाने का सोशल मीडिया था एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। दिन भर की जो भी एक्टिविटी हुई, शाम को गुफा की दीवार पे पोस्ट कर दी। और इस पोस्ट के लिए रंग कौन से इस्तेमाल होते थे? ज्यादातर गेरू, ओकर को चूने और पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था। लाल रंग का प्रयोग बहुत हुआ। अच्छा, कोई खास वजह? हाँ, रंगों का प्रतीकात्मक इस्तेमाल था। जैसे इंसानों और शिकारियों के लिए अक्सर लाल रंग और नर्तकों, डांसर्स के लिए हरा रंग इस्तेमाल होता था। दिलचस्प है। और विषय तो वही होंगे जो उनकी जिंदगी में थे। बाइसन, हाथी, गेंडा। जी, बाघ और उनके शिकार के दृश्य, कला सीधे सीधे जीवन से जुड़ी थी। भीमबेटका के अलावा उत्तराखंड में लखुदियार भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। ओके, तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल, कैलकोलिथिक पीरियड की तरफ। हाँ, अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। समाज विकसित हुआ तो टकराव भी शुरू हुए। मतलब लड़ाइयाँ। जी, इस दौर की पेंटिंग्स में हमें पहली बार युद्ध की तैयारी दिखती है। घोड़ों और हाथियों पर सवार सैनिक दिखते हैं। तो कला अब समाज के बदलते रूप को भी दिखा रही थी। बिल्कुल। और सिर्फ विषय नहीं, रंगों में भी बदलाव आया। हरे और पीले रंगों का उपयोग बढ़ गया। और आकृतियां भी शायद ज्यादा जटिल हो गईं। हाँ, जटिल ज्यामितीय आकृतियां, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स, जैसे कि स्पाइरल, सर्पिल और वृत्त, सर्कल भी बनाए जाने लगे। इससे तो उनके सोचने का स्तर भी पता चलता है। जी, इस काल के प्रमुख स्थानों में मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़, छत्तीसगढ़ में जोगीमारा और ओडिशा में गुड़ाहांडी रॉक शेल्टर आते हैं। चलिए, तो अब गुफाओं की छोटी आकृतियों से बाहर निकलकर दीवारों पर की गई विशाल चित्रकारी पर आते हैं। भित्ति चित्रकला, यानी म्यूरल पेंटिंग्स। हाँ, ये तो उस दौर के महलों, मंदिरों और गुफाओं के शाही वॉलपेपर जैसे थे। शाही वॉलपेपर, ये अच्छा कहा। और जब भित्ति चित्रों की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है अजंता की गुफाएं। बिल्कुल, अजंता। ये तो भित्ति चित्रों का एक महाकाव्य है। वहां की हर पेंटिंग जैसे कुछ कहती है। वो पद्मपाणि का शांत चेहरा हो या मरणासन्न राजकुमारी का भाव। डाइंग प्रिंसेस, गुफा संख्या 16 में। हाँ, वो चित्र तो आज भी मतलब हजारों साल बाद भी जीवंत लगते हैं। जी, और इस कला के पीछे की तकनीक भी उतनी ही शानदार है। अजंता के बारे में कुछ तथ्य जानना बहुत जरूरी है। बताइए। इनका समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग छठी शताब्दी ईस्वी तक का है। ये महाराष्ट्र में है और घोड़े के नाल के आकार हॉर्स शू शेप में बनी कुल 29 गुफाएं हैं। और यहाँ फ्रेस्को और टेम्परा शैली का प्रयोग हुआ है ना? ये टेम्परा शैली क्या है? देखिए, टेम्परा एक तकनीक है जिसमें रंगों के पाउडर को किसी बाइंडर, जैसे अंडे की जर्दी, के साथ मिलाकर दीवार के सूखी प्लास्टर पर लगाया जाता है। अच्छा, सूखे प्लास्टर पर। जी, इससे बहुत बारीक डिटेलिंग संभव हो पाती थी। और एक और खासियत है कि चित्रों की बाहरी रेखा, आउटलाइन, लाल गेरू से बनाई गई है। और विषय ज्यादातर तो बौद्ध धर्म से ही जुड़े हैं। हाँ, खासकर जातक कथाएं। अजंता की कला पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पास में ही एलोरा है
और वहाँ कहानी एकदम अलग है। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। एलोरा की सबसे बड़ी खासियत ही उसका सर्वधर्म संभाव है। मतलब एक ही जगह पर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म। ये तीनों धर्मों से जुड़े चित्र मिलते हैं। ये भारत की सहिष्णुता का प्रतीक है। चित्र मुख्य रूप से 5 गुफाओं और कैलाशनाथ मंदिर की छत पर मिलते हैं। और एलोरा के चित्रों का स्टाइल भी तो थोड़ा अलग है जनता से। हाँ, बिल्कुल। एलोरा के चित्रों में सिर का तीखा घुमाव, कोणीय भुजाएं और लंबी खिंची हुई आंखें मिलती हैं। एक अलग रीजनल स्टाइल का विकास दिखता है। अच्छा, अब चलते हैं मध्य प्रदेश की बाघ गुफाओं की तरफ। इन्हें तो अजंता का छोटा भाई भी कह सकते हैं। मुस्कुराते हुए कह सकते हैं, क्योंकि शैली काफी मिलती जुलती है, लेकिन एक बड़ा फर्क है। और वो है विषय का। एकदम सही। बाघ गुफाओं के चित्र ज्यादा सांसारिक हैं, सेक्युलर विषयों पर हैं। यहां धर्म से ज्यादा आम जीवन की झलकियां हैं। गुफा संख्या 4 को तो रंग महल भी कहते हैं। रंग महल, नाम ही काफी है। चलिए अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। तमिलनाडु में सित्तनवासल गुफा के बारे में बताइए। सित्तनवासल गुफा मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ की छत पर बना कमल के तालाब का दृश्य बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं। हाथी, पक्षी और एक युवक है जो फूल तोड़ रहा है। जी, इसकी शैली अजंता और बाघ से मिलती जुलती है, जो दिखाता है कि कला की ये धाराएं आपस में जुड़ी थीं। और तमिलनाडु में ही अरमामलाई गुफा भी है। हाँ, अरमामलाई एक प्राकृतिक गुफा थी जिसे 8वीं शताब्दी में एक जैन मंदिर में बदल दिया गया। यहाँ जैन धर्म की कथाएं और अष्टदिक्पालकों यानी 8 दिशाओं के रक्षकों के चित्र हैं। अब आते हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर पर। यहाँ रामायण महाभारत के चित्र तो बहुत भव्य हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि कला की गुणवत्ता में थोड़ी गिरावट आई। हाँ, ये एक बहस का विषय है। ये सच है कि 16वीं शताब्दी के इन विजयनगर कालीन चित्रों में अजंता जैसी बारीकी नहीं है। और प्राथमिक रंगों का भी अभाव है। जी, प्राइमरी कलर्स का अभाव है। लेकिन इसे गिरावट कहना शायद सही ना हो सकता है ये एक नई लोक शैली, फोक स्टाइल का उदय हो। अच्छा, मतलब एक नया स्टाइल जो शायद ज्यादा नाटकीय था। बिल्कुल, जो आम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ था। कला हमेशा एक ही पैमाने पर नहीं तौली जा सकती। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है कि कला भी अपना दर्शक वर्ग बदल रही थी। अब अंत में कर्नाटक के बादामी गुफा मंदिर। बादामी गुफा मंदिर, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे पुराने जीवित हिंदू चित्रों में से हैं। अच्छा, अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू पेंटिंग्स। जी, 6ठी-7वीं शताब्दी के। गुफा संख्या 3 में हंस पर विराजमान 4 भुजाओं वाले ब्रह्मा का चित्र इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये थी दीवारों पर उकेरी गई विशाल कहानियां। लेकिन जैसे जैसे समाज बदला, कागज का इस्तेमाल बढ़ा, तो कला का एक नया रूप सामने आया। एक ऐसी कला जो ज्यादा निजी थी, ज्यादा पर्सनल थी। हाँ बिल्कुल, जैसे सिनेमा हॉल की बड़ी स्क्रीन से कला अब मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर आ गई थी, लेकिन डिटेलिंग उतनी या शायद ज्यादा। और यहीं से शुरुआत होती है लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग्स की। इसका नाम मिनियम शब्द से आया है ना? जी, लैटिन शब्द मिनियम से, जिसका अर्थ है लाल सीसा पेंट। और लघु चित्रकला को परिभाषित करने के 2 सख्त नियम हैं। और वो नियम क्या है? पहला, पेंटिंग का आकार 25 वर्ग इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके। और दूसरा, चित्र का आकार वास्तविक वस्तु के आकार के 16 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। वाह, मतलब कैनवस छोटा हो गया पर कलाकार की कल्पना और बड़ी हो गई। चलिए अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का। जी बिल्कुल। मैं नाम बोलूंगी, आप मुख्य बातें बताइएगा। अजंता, महाराष्ट्र, जातक कथाएं, पद्मपाणी, गुफा 16-17। एलोरा, महाराष्ट्र, 3 धर्मों का संगम, कैलाशनाथ मंदिर। बाघ, मध्य प्रदेश, अजंता का विस्तार, धर्मनिरपेक्ष विषय, रंग महल। सित्तनवासल, तमिलनाडु, जैन धर्म, कमल सरोवर का दृश्य। लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश, विजयनगर काल, गुणवत्ता में बदलाव। बादामी, कर्नाटक, सबसे पुराने हिंदू चित्र, यूनेस्को स्थल। और प्रागैतिहासिक। भीमबेटका, सामूहिक शिकार, गेरू रंग का प्रयोग। बहुत बढ़िया। तो अगर आज की चर्चा से किसी को सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो, तो मेरे लिए पहली होगी भीमबेटका। ये विचार के हजारों साल पहले भी इंसान कला का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को रिकॉर्ड करने के लिए कर रहा था। एक तरह के आदिम सोशल मीडिया के तौर पर। हाँ बिल्कुल, ये कला की सबसे मौलिक वजह को दिखाता है। मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अजंता और एलोरा का साथ साथ होना।
एक तरफ कला एक धर्म को उसकी पराकाष्ठा पर ले जा रही है। और दूसरी तरफ एलोरा 3 धर्मों को एक ही छत के नीचे पनाह दे रही है। जी, ये भारत के उस विचार को दिखाता है जहां एकाग्रता और समावेश दोनों एक साथ फल फूल सकते हैं। बहुत खूब। और मेरी तीसरी और आखिरी बात होगी कला का बदलना। लेपाक्षी के चित्रों को घिरावट कहने के बजाय उन्हें एक बदलाव के तौर पर देखना। कि कला एक बहती नदी है, कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं। एकदम सही। माध्यम बदला, रंग बदला, विषय बदले, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। कहानी कहने की इंसानी चाह। हाँ, आज जब हम इन चित्रों को देखते हैं तो हम सिर्फ कला नहीं देखते, हम अपने पूर्वजों की आंखों से उनकी दुनिया देखते हैं। और शायद यही कला का सबसे बड़ा जादू है। एक आखिरी सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। क्या कला सिर्फ अपने समय का आईना होती है या वो आने वाले समय को आकार देने की ताकत भी रखती है? सोचेगा जरूर। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों। इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स यानी भारतीय लघु चित्रकला पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां कलाकार, आप सोचिए, इंच भर जगह में पूरी कायनात समेट देते थे। बिल्कुल। एक छोटा सा ताड़ का पत्ता या शायद कागज का टुकड़ा, और उस पर एक पूरी कहानी, भावनाएं, इतिहास, सब कुछ। ये कला उन विशाल भित्ति चित्रों, मतलब जो म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं दीवारों पर, उनसे बिल्कुल अलग थी। हाँ, वो तो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए होती थी। सही कहा। लेकिन ये लघु चित्रकला तो वो कला है जिसे आप अपनी हथेली में रखकर अकेले में महसूस कर सकते हैं। ये बहुत ही निजी थी। एकदम। ये चित्र निजी तौर पर देखने और सराहने के लिए ही बनाए जाते थे, महफिलों के लिए नहीं। इनका मकसद था ज्ञान या कहानी को एक व्यक्ति तक पहुंचाना। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं, धर्म की गोद से निकलकर बादशाहों के दरबार तक और फिर दक्षिण के मंदिरों की शान बनने तक। कहानी शुरू होती है पूर्वी भारत से, जहां पाल शासकों के संरक्षण में लघु चित्रकला ने पहली बार आकार लिया। ये वो दौर था जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर था और नालंदा, विक्रमशिला जैसे ज्ञान के बड़े बड़े केंद्र, मतलब समझिए उस दौर की IITs और IIMs फल फूल रहे थे। और यहाँ से हमें कुछ जरूरी तथ्य याद रखने हैं। जो पाल चित्रकला शैली है, पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग, जी, इसका समय था लगभग 750 ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक, और ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित थी। उसमें भी कोई खास शाखा? हाँ, खासतौर पर वज्रयान शाखा से। वज्रायान स्कूल। तो इसका मतलब ये कला मंदिरों या घरों में नहीं, बल्कि मठों और विहारों में पनप रही थी। ये साधकों के लिए थी। एकदम सही। इसके जो मुख्य केंद्र थे वो थे नालंदा और विक्रमशिला जैसे महाविहार। शुरुआती चित्र ताड़ के पत्तों पर, मतलब पाम लीव्स पर बनाए जाते थे, क्योंकि तब तक कागज का उतना चलन नहीं था। और सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा था जिसका चित्रण हुआ? वो था अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता, अश्निक ग्रंथ है। तो क्या इन चित्रों के जरिए उस गहरे ज्ञान को आसान बनाने की कोशिश की जाती थी? बिल्कुल। ये चित्र उन गहरे सिद्धांतों को समझाने का एक विजुअल जरिया थे। और इनकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें लहरदार रेखाएं होती थीं, मतलब सिन्यूअस लाइंस, और रंग बहुत धीमे और शांत होते थे, सबड्यूड टोन्स। धीमे शांत रंग, ये जरूर बौद्ध धर्म के ध्यान और शांति के आदर्शों को दर्शाते होंगे। मतलब कलाकारों का मकसद आंखों को चकाचौंध करना नहीं, बल्कि मन को शांत करना रहा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कला हमेशा अपने समय और समाज का आईना होती है। यहाँ कला का उद्देश्य आध्यात्मिक था, सजावटी नहीं। बहुत खूब। तो पाल शैली मतलब पूर्वी भारत, बौद्ध धर्म और ताड़ के पत्ते। अब कहानी का रुख पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। हम पहुंचते हैं गुजरात, राजस्थान और मालवा। यहाँ तो धर्म बदला, संरक्षक बदले और कला का अंदाज भी, मैं कहूंगी, पूरी तरह बदल गया। और इसे अपभ्रंश चित्रकला शैली या अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट कहा गया। और यहाँ के तथ्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह शैली मुख्य रूप से जैन धर्म के आदर्शों से प्रेरित थी। और संरक्षक कौन थे? इसके मुख्य संरक्षक थे चालुक्य राजवंश, चालुक्य डायनेस्टी। माध्यम की बात करें तो शुरुआत तो ताड़ के पत्तों से ही हुई, लेकिन बाद में कागज का इस्तेमाल भी होने लगा, जो एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव था। और यहाँ कौन से ग्रंथ लोकप्रिय थे? यहाँ सबसे ज्यादा चित्रित किए गए ग्रंथ थे कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा। ये दोनों ही जैन तीर्थंकरों के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं।
तो अब तक हमने देखा कि कैसे कला धर्म के साथ जुड़ी हुई थी। पूर्व में बौद्ध धर्म और पाल शैली, पश्चिम में जैन धर्म और अपभ्रंश शैली। लेकिन फिर भारत में एक बड़ा बदलाव आया। इस्लामी आक्रमणों के बाद एक नई संस्कृति का आगमन हुआ। तो कला पर इसका क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा, और यहीं से दिल्ली सल्तनत के दौरान की लघु चित्रकला का दौर शुरू होता है। ये दो महान संस्कृतियों के मिलने का समय था। बिल्कुल, इसे आप कला का संगम कह सकती हैं। जैसे गंगा और यमुना मिलकर एक नई धारा बनाती हैं, वैसे ही भारतीय रंग और फारसी नफासत, मतलब पर्शियन सोफिस्टिकेशन, एक साथ घुल मिल रहे थे। ये एक फ्यूजन आर्ट था। इस फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल की सबसे खास बात यह थी कि इसने एक नई पहचान बनाई। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है निमतनामा। निमतनामा जो मालवा के सुल्तान नासिर शाह के शासनकाल में चित्रित की गई थी। निमतनामा, ये किस बारे में थी? कोई धार्मिक ग्रंथ था क्या? नहीं, और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये पाक कला यानी कुकरी पर एक किताब थी। इसमें व्यंजन बनाने की विधियां सचित्र समझाई गई थी। अरे वाह, एक कुकरी की किताब! ये तो कमाल की बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि पुरानी कला सिर्फ राजा महाराजाओं या धर्म की कहानियों के लिए थी, लेकिन ये तो दिखाता है कि कला उस दौर की रोजमर्रा की जिंदगी को भी दर्ज कर रही थी। हाँ, इससे पता चलता है कि कला का दायरा अब बढ़ रहा था। और इसकी चित्रकला की विशेषताओं की बात करें तो इसमें चमकीले रंगों का, ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल होता था। गहरी और स्पष्ट आउटलाइन बनाई जाती थी, और चेहरे नुकीले होते थे, शार्प एंड पॉइंटेड फेसेस। तो ये तो हुई सल्तनत की बात, लेकिन जब मुगल आए तब तो सब कुछ बदल गया होगा। उन्होंने तो एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। तो क्या उन्होंने कला को सिर्फ आगे बढ़ाया या फिर इसे एक बिल्कुल नए शाही पैमाने पर ले गए? उन्होंने कला को शाही ताकत और शान का प्रतीक बना दिया। मुगल चित्रकला की नींव असल में हुमायूं के समय रखी गई। जब वो फारस से निर्वासन के बाद लौटे तो अपने साथ दो महान कलाकारों को भी भारत ले आए, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद। और असली धमाका तो अकबर के दौर में हुआ। अकबर ने तो कला के लिए एक पूरा कारखाना, मतलब एक अलग विभाग ही बनवा दिया था। जी, तस्वीर खाना कहते थे। हाँ, तस्वीर खाना। ये वो समय था जब कला को लोक स्तर से उठाकर दरबारी कला, कोर्ट आर्ट बना दिया गया। सोचिए, एक ही छत के नीचे सैकड़ों भारतीय और पारसी कलाकार मिलके काम कर रहे हैं। क्या माहौल रहा होगा? बिल्कुल। अकबर ने कला और कलाकारों को बहुत सम्मान दिया। फारसी उस्ताद मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद के नेतृत्व में कई बेहतरीन भारतीय चित्रकारों को भी शाही संरक्षण मिला, जैसे बसावन, दसवंत और केसुदास। इसी मेलजोल से एक अनूठी मुगल शैली का जन्म हुआ। मतलब ये जो टकराव और सहयोग था, उसी ने कुछ नया पैदा किया। जी हाँ, यही वो दौर था जब 3D पेंटिंग का प्रभाव लाने की कोशिश शुरू हुई। साथ ही फोर्स शॉर्टनिंग, टेक्निक ऑफ फोर्स शॉर्टनिंग का भी प्रयोग शुरू हुआ। फोर्स शॉर्टनिंग, ये वो तकनीक है ना जिससे चित्र में गहराई और असलियत का एहसास होता है। जैसे कोई चीज पास है तो बड़ी दिखेगी। आपने बिल्कुल सही समझा। अकबर के समय के सबसे महत्वपूर्ण चित्रित ग्रंथों में तूतीनामा, हमजानामा और अनवरे सुहेली शामिल हैं। अकबर के बाद आए जहांगीर, और उनके साथ ही मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गए। कहते हैं जहांगीर को प्रकृति से बेइंतहा प्यार था। वो कला में एक तरह का फोटोग्राफिक रियलिज्म चाहते थे। बिल्कुल, इसीलिए उनके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या गोल्डन पीरियड कहा जाता है। जहांगीर की प्रकृति में इतनी गहरी रुचि थी कि वो किसी भी नए देखे हुए जानवर या फूल का चित्र तुरंत बनवाना चाहते थे। उन्होंने एक विशेषज्ञ कलाकार को इसी काम पर लगा दिया था। उनका नाम था उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर? पशु पक्षियों के चित्रण में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। जी, उनके द्वारा बनाए गए जेब्रा, टर्की और साइबेरियन क्रेन के चित्र आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। इस काल की शैली को प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्ट कहा जा सकता है। मैंने जब पहली बार उस्ताद मंसूर का बनाया जेब्रा का चित्र देखा था तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो सैकड़ों साल पहले बनाया गया था। हर एक धारी इतनी सटीक, जैसे किसी ने फोटो खींच ली हो। आपने सही कहा। और जहांगीर के टाल में ही चित्रों के किनारों पर सुंदर सजावटी हाशिए, डेकोरेटेड मार्जिन्स बनाने की परंपरा शुरू हुई। उनके समय के प्रमुख चित्रित ग्रंथों में से एक है अय्यारे दानिश, जिसका अर्थ है ज्ञान की कसौटी। जहांगीर के बाद आए शाहजहां। शाहजहां का नाम आते ही तो ताजमहल याद आता है, वास्तुकला। लगता है उनका ध्यान पेंटिंग से थोड़ा हट गया था। ऐसा कह सकते हैं कि शैली बदल गई। शाहजहां के समय में चित्रकला में वो प्राकृतिक जीवंतता जो जहांगीर के काल की पहचान थी, वो थोड़ी कम हो गई। उसकी जगह कृत्रिम और भव्य तत्व, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स ने ले ली। जैसे उनकी इमारतों में दिखती है, नक्काशी और कीमती पत्थर। एकदम।
वैसा ही असर पेंटिंग्स में भी आने लगा। कला ज्यादा औपचारिक और स्थिर हो गई और यूरोपीय प्रभाव, यूरोपियन इन्फ्लुएंस ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखने लगा। पेंसिल का उपयोग बढ़ गया और चित्रों को भव्य दिखाने के लिए सोने और चांदी का भी खूब इस्तेमाल होने लगा। तो मुगल दरबार की शानो शौकत से निकलकर अब हमारी कहानी दक्षिण भारत की ओर मुड़ती है। यहाँ की कला में एक अलग ही बात है, दिव्यता और सोने का भरपूर प्रयोग। सबसे पहले बात करते हैं तंजौर चित्रकला की। ये तो सिर्फ पेंटिंग नहीं, अपने आप में एक आभूषण लगती है। बिल्कुल सही। ये विशेष सजावटी पेंटिंग्स है, स्पेशल डेकोरेटिव पेंटिंग्स। इन्हें कांच और लकड़ी के तख्तों पर, ग्लास एंड वुडन प्लैंक्स पर बनाया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता है सोने का उदार उपयोग, अ लिबरल यूज ऑफ गोल्ड। सोने की पत्ती से देवताओं के वस्त्र और आभूषण सजाए जाते हैं। इसे संरक्षण किसने दिया था? इन्हें मराठा शासकों का संरक्षण मिला। विशेष रूप से महाराजा सरफोजी द्वितीय के समय ये कला अपने चरम पर पहुंची। और तंजौर के साथ ही एक और दक्षिणी शैली है, मैसूर चित्रकला, मैसूर पेंटिंग। ये तंजौर से कैसे अलग है? मैसूर चित्रकला का मुख्य विषय भी हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है, लेकिन इसकी एक खास पहचान है कि चित्र में एक आकृति बाकी सब पर हावी रहती है। वन फिगर प्रीडोमिनेट्स। अच्छा। और इसकी सबसे अनूठी तकनीक है गैसो पेस्ट, GSO पेस्ट का उपयोग। गैसो पेस्ट, ये क्या होता है? ये जिंक ऑक्साइड और अरबी गोंद का एक मिश्रण होता है। इसे चित्र के कुछ हिस्सों जैसे आभूषणों पर लगाया जाता है। सूखने के बाद इस पर सोने की पत्ती चढ़ाई जाती है, जिससे पेंटिंग में एक उभरा हुआ 3D प्रभाव आता है। क्या बात है! मतलब ये कला को एक मूर्तिकला जैसा प्रभाव देता है। एकदम। और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि तंजौर और मैसूर दोनों ही चित्रकलाओं को GI टैग्ड प्राप्त है। वाह! तो पाल शैली के ताड़ के पत्तों से शुरू होकर मैसूर के गैसो पेस्ट से सजे 3D देवताओं तक का ये सफर कितना अद्भुत है। चलिए, अब समय है एक त्वरित पुनरावृत्ति का, ताकि ये सारे तथ्य हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। जरूर, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं शैली का नाम लूंगी और आप उसके सबसे जरूरी कीवर्ड्स बताइए। तैयार? तैयार। पाल शैली, बौद्ध धर्म, ताड़ के पत्ते, नालंदा। अपभ्रंश शैली, जैन धर्म, चालुक्य वंश, कल्पसूत्र। दिल्ली सल्तनत, भारत फारसी मिश्रण, निमितनामा। अकबर, दरबारी कला, हमजानामा, बसावन दसवंत। जहांगीर, स्वर्ण युग, प्रकृतिवाद, उस्ताद मंसूर। शाहजहां, कृत्रिम तत्व, यूरोपीय प्रभाव, तंजौर पेंटिंग, कांच और लकड़ी, सोने का प्रयोग, महाराजा सरफोजी द्वितीय। और आखिर में मैसूर पेंटिंग। गेसो पेस्ट, हिंदू देवता, GI टैग। बहुत बढ़िया। इस त्वरित पुनरावृत्ति से पूरा सफर एक बार फिर आंखों के सामने आ गया। हमने देखा कि कैसे भारतीय लघु चित्रकला सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि समय के साथ बदलते समाज, धर्म और राजनीति का प्रतिबिंब है। बिल्कुल, हर शैली की अपनी एक कहानी है, अपना एक इतिहास है। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम रीजनल, फोक एंड मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते। आज हम रंगों की एक ऐसी दुनिया में सफर करेंगे जो राजस्थान के शाही महलों से निकलकर पहाड़ों की शांत वादियों से गुजरती है और गांवों के कच्चे आंगनों तक फैली हुई है। बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए किशनगढ़ की बनी ठणी की वो मनमोहक सुंदरता, वो झुकी हुई पलकें और वो पारदर्शी चुनरी। लगता है जैसे कोई कविता तस्वीर बन गई हो। हाँ, या फिर सोचिए बिहार की मधुबनी कला के बारे में, जहाँ हर रेखा और हर रंग का एक गहरा मतलब होता है। और महाराष्ट्र की वारली कला की वो सादगी। हाँ, जहाँ सिर्फ त्रिकोण और वृत्त से पूरी कायनात की कहानी कह दी जाती है। ये केवल चित्र नहीं है, बल्कि अपने समय की आप कह सकती हैं धड़कती हुई कहानियां हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो हर कहानी के पात्र यानी कलाकार, उनके संरक्षक और वो स्थान जहां ये कला पनपी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस रंगीन सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले चलते हैं रजवाड़ों की धरती राजस्थान और बात करते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की। जी। देखिए, एक बड़ी मजेदार बात है, जैसे राजस्थान में कहते हैं कि हर कुछ कोस पर पानी और बोली बदल जाती है, ठीक वैसे ही हर राजघराने की चित्रकारी का अपना एक अलग अंदाज, एक अलग तेवर था। हाँ, एक ही स्कूल की अलग अलग शाखाएं थी वो। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ स्कूल की। मेवाड़ स्कूल अपनी धार्मिक चित्रकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
यहाँ के चित्रों के मुख्य विषय थे जैसे रागमाला, रामायण और भागवत पुराण। और रंगों का प्रयोग। गहरे और चमकीले रंगों का प्रयोग इनकी पहचान है। अच्छा, ये रागमाला शब्द बार बार आता है, क्या इसका संगीत से कोई लेना देना है? हमारे श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा आसान कर दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ बिल्कुल, रागमाला का मतलब है रागों की माला। ये पेंटिंग्स एक तरह से संगीत के अलग अलग रागों को तस्वीरों की शक्ल देती थी। अच्छा, जैसे राग दीपक को दिखाने के लिए जलते हुए दियों का चित्र बनाया जाता था, या राग मेघ के लिए काले घने बादलों का। वाह, मतलब संगीत जिसे हम सुन सकते हैं उसे तस्वीरों में देखा भी जा सकता था। हाँ, कमाल है। जी, यह संगीत और चित्रकला का एक अद्भुत संगम था। और मेवाड़ की बात हो तो एक कलाकार का नाम याद रखना बेहद जरूरी है। कौन? साहिबदीन। वो उस दौर के सुपरस्टार थे। और एक अनूठी विशेषता थी तमाशा पेंटिंग्स, जिनमें दरबारी जीवन, शहर के नज़ारे और बड़े बड़े जुलूस दिखाए जाते थे। अच्छा। तो मेवाड़ से आगे बढ़ते हैं किशनगढ़ स्कूल की ओर, और यहाँ तो कला मतलब अपने चरम पर पहुंच गई। बिल्कुल, यहाँ का मुख्य विषय था राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। और इसी प्रेम का सबसे खूबसूरत उदाहरण है विश्व प्रसिद्ध बणी ठनी पेंटिंग। हाँ, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। पर ऐसा क्या खास था इस पेंटिंग में? देखिए, मोनालिसा से तुलना इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक रहस्य है, एक आकर्षण है, लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय है। और इसकी विशेषताएं? वो बहुत खास हैं। लंबी गर्दन, धनुष जैसी भौहें जिन्हें आर्च्ड आईब्रोज कहते हैं, पतले होंठ और कमल की पंखुड़ियों जैसी बड़ी बड़ी आंखें जो थोड़ी झुकी हुई हैं। मतलब ये सिर्फ एक सुंदर स्त्री का चित्र नहीं है। नहीं, कलाकार निहाल चंद ने इसमें राधा के दिव्य प्रेम और भक्ति को साकार कर दिया। और इस खूबसूरती के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। एक तरफ थे संरक्षक राजा सावन सिंह, जो खुद नागरीदास के नाम से कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखते थे। हाँ, और दूसरी तरफ थे उनके दरबारी कलाकार निहाल चंद, जिनकी कूची ने इस जादू को कागज पर उतारा। बिल्कुल, ये कलाकार और संरक्षक का एक आदर्श संगम था। तो किशनगढ़ के लिए 3 नाम गांठ बांध लीजिए: संरक्षक राजा सावन सिंह यानी नागरीदास, कलाकार निहाल चंद और अमरकृति बणी ठणी। अच्छा, और मेवाड़ और किशनगढ़ की तरह ही जयपुर, जोधपुर और बूंदी में भी अपनी अपनी शैलियां थीं। जैसे जयपुर के पास आमेर स्कूल है। जी, जिसे ढूंढार स्कूल भी कहते हैं। और आमेर जयपुर स्कूल के प्रमुख संरक्षक थे सवाई प्रताप सिंह। और विषय? यहाँ भी विषय वही थे, मतलब भागवत पुराण, रामायण, रागमाला। फिर आता है मारवाड़ स्कूल, जो जोधपुर और बीकानेर के इलाकों में फैला। हाँ, और यहाँ की पेंटिंग्स में किरदारों के रंगीन कपड़े और बड़ी बड़ी मूछें ध्यान खींचती हैं। यहाँ के मुख्य संरक्षक राजा मान सिंह थे। विषयों में भी कुछ अलग था। जी, शिवपुराण और पंचतंत्र की कहानियां भी शामिल थीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किशनगढ़ और बूंदी स्कूल दोनों इसी की उपशैलियां मानी जाती हैं। अच्छा, और अंत में बूंदी कोटा स्कूल, जिन्हें मिलाकर हाड़ौती स्कूल भी कहते हैं। हाँ, और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। बूंदी के चित्र कृष्ण लीला से भरे हैं, तो वहीं कोटा के राजाओं को शिकार का इतना शौक था कि उनके चित्रकार सिर्फ शिकार के ही दृश्य बनाते थे। बाघ और भालू का शिकार। एकदम सही। कोटा की पेंटिंग्स में बाघ और भालू के शिकार के दृश्य बहुतायत में मिलेंगे। ये एक बहुत ही विशिष्ट विषय है जो कोटा स्कूल को अलग पहचान देता है। तो ये थी राजस्थान के रजवाड़ों की कहानी। अब राजस्थान की गर्मी से निकलकर चलते हैं पहाड़ों की ठंडी और शांत वादियों में। हाँ, जहाँ कला का एक नया, ज्यादा नाजुक और रोमानी रूप विकसित हुआ, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये कब विकसित हुआ? पहाड़ी शैली का विकास 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुआ, और इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण केंद्र था बसोली स्कूल। बसोली की पहचान है इसकी मजबूत बेबाक रेखाएं और चमकीले दमकते हुए रंग, बोल्ड लाइन एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोइंग कलर्स। हाँ, इन पेंटिंग्स में एक अलग ही ऊर्जा और सादगी दिखती है, जैसे कोई लोकगीत हो। बिल्कुल। और यहाँ भी 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। संरक्षक थे राजा कृपाल पाल, और कलाकार? उनके दरबार में कलाकार थे देवीदास, जिन्होंने भानुदत्त की कृति रसमंजरी पर आधारित मिनिएचर पेंटिंग्स की एक पूरी श्रृंखला तैयार की। अच्छा, तो बसोहोली से ही आगे चलकर विकसित हुआ गुलेर स्कूल। जी, ये बसोली का एक तरह से नया और सुधरा हुआ रूप था। यहाँ आकर रंग थोड़े नरम और ठंडे, मतलब सॉफ्ट एंड कूल कलर्स हो गए। और चित्रों में ज्यादा स्वाभाविकता, नेचुरलिज्म आ गया। हाँ, रेखाएं पहले जैसी बोल्ड नहीं रहीं, ज्यादा बारीक हो गई। गुलेर स्कूल के सबसे प्रसिद्ध चित्र जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के हैं,
जिन्हें कलाकार नैनसुख ने बनाया था। नैनसुख, ये नाम तो बहुत बड़ा है पहाड़ी चित्रकला में। जी, एक बहुत बड़े और प्रभावशाली कलाकार माने जाते हैं। और फिर आता है पहाड़ी चित्रकला का तीसरा और सबसे परिष्कृत चरण, कांगड़ा स्कूल। हाँ, ये अपनी नाजुक चित्रकारी, जिसे डेलिकेसी ऑफ ड्राइंग कहते हैं, और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। कांगड़ा की पेंटिंग्स में रंगों की कोमलता और भावों की गहराई देखते ही बनती है। यहाँ कला अपने शिखर पर थी, और कांगड़ा स्कूल को राजा संसार चंद का संरक्षण प्राप्त था। उनके समय में कांगड़ा कला का स्वर्ण युग था। पहाड़ी स्कूल में एक और शैली का जिक्र जरूरी है, वो है कुल्लू मंडी स्कूल। जी, ये एक लोक शैली, फोक स्टाइल है, जिसमें गहरी और फीकी, डार्क एंड डल रंगों का इस्तेमाल होता है, और रेखाएं भी काफी बोल्ड होती हैं। इसमें एक देहाती आकर्षण है। बिल्कुल, यह इसे बाकी पहाड़ी शैलियों की नजाकत से अलग करता है। तो अभी तक हमने दरबारों की कला देखी, जी। जो राजाओं के संरक्षण में पनपी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो दरबार भी बदले और कला भी। हाँ, कला में एक फ्यूजन हुआ, और इसी का नतीजा थी कंपनी और बाजार पेंटिंग्स। सही कहा। कंपनी पेंटिंग्स में क्या होता था? कंपनी पेंटिंग्स में भारतीय विषयों को यूरोपीय तकनीक से बनाया जाता था। इसमें राजपूत और मुगल शैली के तत्व तो थे, लेकिन वाटर कलर का इस्तेमाल, पर्सपेक्टिव और शेडिंग, ये सब इसे अलग बनाते थे। और इसके केंद्र कहाँ थे? इसके मुख्य केंद्र थे कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और पटना। और दूसरी तरफ थी बाजार पेंटिंग्स। हाँ, ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में लोकप्रिय हुई। इनमें अक्सर भारतीय बाजारों, त्योहारों के दृश्य होते थे, लेकिन बैकग्राउंड में यूरोपीय स्टाइल की इमारतें दिखाई जाती थी। मतलब टॉपिक इंडियन स्टाइल यूरोपियन। जी, ये दोनों शैलियां भारतीय कला पर पश्चिमी प्रभाव का सीधा और स्पष्ट उदाहरण है। और जैसा कि हमेशा होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसी पश्चिमी प्रभाव की प्रतिक्रिया में जन्म हुआ बंगाल स्कूल का। हाँ, और ये सिर्फ एक आर्ट मूवमेंट नहीं था, ये एक तरह से आजादी की लड़ाई का सांस्कृतिक मोर्चा था। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मतलब ये एक रिएक्शनरी अप्रोच था। बिल्कुल, इसने कंपनी पेंटिंग की नकल को पूरी तरह नकार दिया और सरल रंगों और स्वदेशी मूल्यों, स्वदेशी वैल्यूज को अपनाया। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये कला के जरिए अपनी पहचान को दोबारा खोजने की कोशिश थी? बिल्कुल, इसके प्रणेता थे अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके शिष्य नंदलाल बोस। अच्छा। उनका मानना था कि सच्ची भारतीय कला यूरोपीय नकल में नहीं, बल्कि अजंता की गुफाओं और मुगल मिनिएचर की जड़ों में है। और अवनींद्रनाथ टैगोर की वो प्रसिद्ध भारत माता पेंटिंग, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक बयान थी। वाह! तो एक तरफ बंगाल स्कूल कला को अकादमिक बना रहा था, उसे जड़ों से जोड़ रहा था, लेकिन भारत में एक और कला थी जो हमेशा से जड़ों से जुड़ी हुई थी, जिसे किसी स्कूल या आंदोलन की जरूरत नहीं थी। हाँ, वो कला जो गांवों के आंगन और दीवारों पर सांस लेती थी। चलिए अब उस लोक कला, फोक आर्ट की दुनिया में चलते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है मधुबनी पेंटिंग का। मधुबनी यानी बिहार का मिथिला क्षेत्र। इन पेंटिंग्स की खासियत है इनके ज्यामितीय पैटर्न और चटक रंग। इसमें कोई जगह खाली नहीं छोड़ी जाती, और हर चित्र का एक प्रतीक होता है। जैसे मछली सौभाग्य का प्रतीक है। हाँ, और प्रजनन क्षमता का भी, तोता प्रेम का प्रतीक है। यह सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। मधुबनी से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जी, ये बिहार के मिथिला क्षेत्र की कला है। इसे जीआई टैग मिला हुआ है। परंपरागत रूप से इसे बनाने के लिए पिसे हुए चावल के लीप का इस्तेमाल होता है, और रंग पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं। और कलाकार? इसके प्रसिद्ध कलाकारों में जगदम्बा देवी और गंगा देवी का नाम प्रमुख है, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। बिहार से चलते हैं पूरब में, ओडिशा, जहां हमें मिलती है पट्टा चित्रकला। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। पट मतलब कपड़ा, और चित्र मतलब पेंटिंग। और ये पेंटिंग्स भगवान जगन्नाथ और वैष्णव पंथ से प्रेरित हैं। इन पेंटिंग्स को बनाने वाले कलाकारों को चित्रकार कहा जाता है। ये उपचारित कपड़े यानी ट्रीटेड क्लॉथ पर बनाई जाती हैं। जब यही कला ताड़ के पत्तों पर की जाती है तो उसे तालपट्ट चित्र कहते हैं। अब बात करते हैं कलमकारी की। इसका भी राज इसके नाम में ही है। कलम से कारीगरी, मतलब ये एक तरह से दुनिया का सबसे पुराना स्केच पेन आर्ट है। हाँ, कह सकते हैं। बस यहाँ पेन बांस का होता था और स्याही में इमली के बीज और गुड़ जैसी प्राकृतिक चीजें मिली होती थी। और ये कहाँ की कला है? यह आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम की प्रसिद्ध कला है। इसमें नुकीले बांस को कलम की तरह इस्तेमाल करके सूती कपड़े पर चित्रकारी की जाती है। इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। हमारी अगली लोक कला बहुत ही प्राचीन है, वारली पेंटिंग। ये गुजरात महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र के वारली आदिवासियों की कला है। जी, मैंने ये पेंटिंग्स देखी हैं
और वे बहुत सरल लगती हैं, सिर्फ त्रिकोण और वृत्त। क्या इस सादगी में भी कोई गहरा मतलब छिपा है? यही तो इसकी खूबसूरती है। यह लगभग 2500 से 3000 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है। वो त्रिकोण इंसान के शरीर को दिखाता है, ऊपर का हिस्सा धड़, नीचे का कमर, और वृत्त प्रकृति को, सूरज, चांद। इन दो आकृतियों से वे शिकार, खेती, त्योहार, नाच गाना यानी पूरी कायनात की कहानी कह देते हैं। वाह! और ये बनती कैसे है? इसका आधार मिट्टी और गोबर से तैयार किया जाता है और चित्रकारी चावल के पाउडर और गोंद से बने सफेद रंग से की जाती है। मतलब कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कहना। कुछ और लोक कलाओं का भी जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। जी, जैसे थांका, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी है और सिक्किम, लद्दाख जैसे हिमालयी क्षेत्रों में मिलती है। बिहार के भागलपुर की मंजूषा कला, जिसे नाग चित्रकारी ही कहते हैं। राजस्थान की फड़, जो एक स्क्रोल पेंटिंग है। और गुजरात, मध्य प्रदेश की पिथौरा, जिसमें घोड़ों का चित्रण प्रमुख होता है। इन सभी लोक कलाओं में भारत की सांस्कृतिक विविधता की सच्ची झलक मिलती है। बिल्कुल। तो ये थी आम लोगों की कला। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक नए राष्ट्र की कला, यानी आधुनिक भारतीय कला के दिग्गज, द ग्रेट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है राजा रवि वर्मा का। उन्हें आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों के पात्रों को यूरोपीय यथार्थवादी तकनीक, यूरोपियन रियलिज्म के साथ मिलाकर एक नई शैली को जन्म दिया। मतलब पहली बार भारतीय देवी देवताओं का एक मानवीय यथार्थवादी रूप लोगों ने देखा। जी। उनकी कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं, लेडी इन द मूनलाइट और शकुंतला। उनके बाद एक और बड़ा नाम आता है अमृता शेरगिल का। वो भारतीय कला का एक चमकता हुआ सितारा थी जो बहुत जल्दी अस्त हो गया। उन्होंने अपनी कला में प्रभाववाद, इम्प्रेशनिज्म और घनवाद, क्यूबिज्म जैसी पश्चिमी शैलियों का भारतीय आत्मा के साथ अद्भुत मिश्रण किया। और फिर आजादी के बाद बॉम्बे में एक नए कला आंदोलन ने जन्म लिया, द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप ऑफ बॉम्बे। ये एक तरह से भारतीय कला के एंग्री यंग मैन थे। आप कह सकते हैं। आजादी के बाद का भारत एक नए दौर से गुजर रहा था और ये कलाकार पुरानी परंपराओं को तोड़कर कुछ नया, कुछ आधुनिक बनाना चाहते थे। तो वो क्या था जो उन्हें प्रगतिशील बनाता था? वो अतीत से प्रेरणा तो लेते थे, लेकिन उसकी नकल नहीं करते थे। उन्होंने कला के अंतर्राष्ट्रीय मुहावरों को भारतीय संदर्भ में इस्तेमाल किया। और इस समूह के सदस्य कौन-कौन थे? इस समूह के प्रमुख सदस्यों ने FN सूजा, SH रजा और MF हुसैन जैसे बड़े नाम शामिल थे। और उनकी कला? सूजा के चित्रों में एक बेचैनी थी। रजा ने भारतीय प्रतीकों जैसे बिंदु को अमूर्त रूप दिया और हुसैन ने भारतीय लोक कला और जीवन को एक आधुनिक भाषा दी। इन्होंने भारतीय कला को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। बिल्कुल। तो ये था भारतीय चित्रकला की विभिन्न शैलियों का एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण दौरा, शाही दरबारों से लेकर आम आदमी के घर तक। अब समय है एक त्वरित पुनरीक्षण का। तैयार। किशनगढ़ स्कूल, बनी ठनी, निहाल चंद, राजा सावंत सिंह। बसौली स्कूल, पहाड़ी शैली का आरंभ, राजा कृपालपाल, देवीदास। बंगाल स्कूल, अवनेंद्र नाथ टैगोर, स्वदेशी मूल्य, भारत माता। मधुबनी, मिथिला, बिहार, GI टैग, जगदम्बा देवी। कलमकारी, ली। गुजरात, महाराष्ट्र, जनजातीय कला, ज्यामितीय प्रतीक। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक, राजा रवि वर्मा। बहुत बढ़िया।